तो ए4 शीट के आप 10 पन्ने लो, उसको फ़ोल्ड कर दो, काट दो और स्टेपल कर दो, तो वैसी बुकलेट बन जाएगी वो। तो मैंने वैसी ही बना दी थी, चाहे सब्जेक्ट वाइज़ हो, टॉपिक तब बहुत आदत बढ़िया। हो जाती है, हाँ, इतने स्पेस में मैनेज करना है सब। कि हर उसमें बुकलेट के पहले पन्ने में मैं कॉलम्स बनाता था, कि सबसे पहला हुँ, कॉलम ईज़ी, सेकंड कॉलम लॉन्ग, थर्ड कॉलम डाउट, फोर्थ कॉलम हुँ। नॉट रेड, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, और फिफ्थ कॉलम नॉट नोन, कि ये मेरे को आते ही नहीं। तो अच्छा। सर उससे मैं क्या करता था कि जैसे मैं पहले क्वेश्चन में गया यूट्यूब में, कोई पीवाईक्यू था सर वो उसका, तो उसमें सर जो आपने समझाया था ना, मैं समझ गया था कि बस मेरे को ऐसे ही समझना है हर चीज़। आपने उस तरीके से इतनी डिटेल वे में समझाया था, तो मैं समझ गया था कि हाँ, ठीक है, बस ऐसे ही मेरे को हर एक सब्जेक्ट समझ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर। इसी हुँ, इसी तरीके से, इसी अप्रोच से समझना है मुझे। तो सर वहाँ से फिर मेरे को ये डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं एक्सर्जी का वीडियो कोर्स लूँगा। ऑब्जेक्टिव ये रखना चाहिए कि हाँ, मैंने टेस्ट दे दिया। भले ही मेरे इसमें अच्छे मार्क्स आए, चाहे बेकार मार्क्स आए, बट आज के बाद अगर इस टेस्ट का कोई भी सवाल मेरे सामने आता है ना, तो वो मेरा सही होना चाहिए। को कैसा इसी टेस्ट से कोई भी सवाल अब मेरा गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस एक मिसाल फॉर सच अ ग्रेट रैंक इन गेट 2023। अपने थैंक यू सर। बैकग्राउंड के बारे में बताओ सबसे पहले। ओके सर। तो सर माय नेम इज़ इकमिशाल राज पांडे। सो और सर मैं देहरादून का ही हूँ और सर मैंने अपना बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करा है एनआईटी सूरत से और सर 2022 में मैं पास आउट हो गया हूँ और बस सर उसके बाद फिर गेट की प्रिपरेशन मैंने कॉलेज से स्टार्ट कर ली थी। सो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने अपना थर्ड ईयर में दिया था क्योंकि उसी समय थर्ड ईयर वाले भी एलिजिबल हो गए थे फर्स्ट टाइम। उसके हुँ, बाद से मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट फाइनल ईयर में दिया और सर फिर अभी मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था, जिसमें सर अभी थर्ड जो अटेम्प्ट दिया था। है। जी सर। गॉट इट। तो तुम्हें कैसे पता चला गेट के बारे में और सोचा गेट देने का? सर एक्चुअली मेरे को गेट के बारे में अपने फ्रेंड्स के थ्रू पता चला था क्योंकि सर मेरा थोड़ा कम ही इंटरेस्ट रहता था इनसाइड प्लेसमेंट वगैरह और मैं थोड़ा मस्ती वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। तो बट मेरे फ्रेंड सर्कल का ये हो गया था कि हमें गेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सर ग्रुप में पहले पहली बार ऐसा डिसाइड हुआ था थर्ड ईयर में, क्योंकि उस समय हुँ, तो प्लेसमेंट वगैरह इतना हो नहीं रहा था। तो थर्ड ईयर में जब मेरा गेट का ऐसे आया था कि थर्ड ईयर वाले एलिजिबल हैं, तब सर ये हुँ, हमारे फ्रेंड सर्कल ने कहा था कि हम गेट की प्रिपरेशन देते हैं और अटेम्प्ट देते हैं अपना। तो सर वहाँ से मेरी हुँ। प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी फिर, उस चीज़ से। ओके। जो शुरुआत में प्रिपरेशन थी वो कैसे रही? क्योंकि जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए तो चैलेंजेस आते हैं, स्पेशली जैसे थर्ड ईयर में गेट जो दिया, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस आए? कैसी परफॉर्मेंस रही? उसके बारे में थोड़ा बताओ। जो थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट। जी, जी। जी सर। तो सर थर्ड ईयर का जो अटेम्प्ट था, उसके बारे में हमें पता चला था अगस्त में जब आता ही है गेट का नोटिफ़िकेशन वगैरह, हुँ, हुँ, हुँ। जुलाई-अगस्त के टाइम पे, तो बहुत ही मतलब कम टाइम फ्रेम होता है। तो सर उस समय ऐसा कुछ हमारा प्लान-व्लान नहीं था कि हमें किस तरीके से करना है, हमें बस ये था कि कर लेते हैं। तो हमने वही फिर ऑनलाइन जो दिख रहा था जैसे भी बुक्स-वुक्स हमने खरीद ली थी, स्टेशनरी में जाके जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं और सर फिर हमने ऑनलाइन सेल्फ स्टडी करी थी और हमारा 4 दोस्तों का ग्रुप था। हम चारों साथ में प्रिपरेशन कर हुँ, रहे थे। तो सर हुँ, हम साथ में फिर गूगल मीट वगैरह में डिस्कस करते थे पीवाईक्यूज़ वगैरह। तो ऐसा था कि मैंने अपने जो थर्ड ईयर में था, उस समय मैंने सारे सब्जेक्ट्स कवर नहीं करे थे, बट मैंने जो होता है जैसे मैकेनिक्स के सब्जेक्ट हो गए, सॉम हो गया, ईएम हो गया, ये सब मैंने करे थे। तो मैं ऐसा कहूँगा मैंने 60% सिलेबस करा था और वही अच्छे से करा था, बाकी मैंने 40% पूरा छोड़ रखा था। जैसे प्रोडक्शन मैंने ठीक है। पूरा छोड़ रखा था, थ्योरी ऑफ मशीन्स मैंने पूरा ऐसा सब छोड़ रखा था पूरा। तो सर फिर बस वैसे ही उस जितना पढ़ा था उसी के बेसिस में दिया था और सर मेरे फिर उस समय मेरे मार्क्स आए थे अराउंड 52 मार्क्स थे मेरे 2021 में हुँ, और हुँ, रैंक आई थी हुँ। सर अराउंड अराउंड 6000। तो सर वहाँ से मेरे को लग गया था कि हाँ ठीक है, पेपर जो मैंने पढ़ा था वो मैं करके आ गया हूँ और ये पेपर ऐसा है कि हाँ, इसको अगर अच्छे से प्रिपेयर करो तो ये निकल जाएगा। तो वहाँ से वो फीलिंग आ गई थी सर थर्ड ईयर में। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। जी सर। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट रहा, उस वक़्त शायद तुमने जो सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें एक सर्जिक का वीडियो कोर्स उस वक़्त लिया था। जी सर। उस साल जो तैयारी रही, वो जी। कैसी रही और उसमें क्या चैलेंजेस उस ईयर के अटेम्प्ट में तुमने फेस किए? यस सर, तो जब ये थर्ड ईयर का हो गया था, उसके बाद सर मेरे को अब पता चल गया था कि ये पेपर अब मतलब निकल सकता है, बस मेरे को एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा रैंडम नहीं होगा कुछ। तो सर इसीलिए फिर मैंने और सर मेरे को एक्सर्जी का एक्चुअली में पता ऐसा चला था क्योंकि मैं एक क्वेश्चन ही देख रहा था यूट्यूब में, कोई पीवाईक्यू था सर वो उसका, सॉम का। तो सर उसमें आपकी हुँ, वीडियो थी एक, तो उसमें सर जो आपने समझाया था ना, मैं समझ गया था कि बस मेरे को ऐसे ही समझना है हर चीज़। आपने उस तरीके से इतनी डिटेल वे में समझाया था,
तो मैं समझ गया था कि हाँ, ठीक है, बस ऐसे ही मेरे को हर एक सब्जेक्ट समझ आ जाए तो मज़ा आ जाएगा फिर। इसी हुँ, इसी तरीके से, इसी अप्रोच से समझना है मुझे। तो सर हुँ, वहाँ से फिर मेरे को ये डिसाइड कर लिया था मैंने कि मैं एक्सर्जी का वीडियो कोर्स लूँगा। हुँ, तो सर फिर मैंने पूरी एक्सर्जी की तैयारी शुरू करी, एक्सर्जी से तैयारी शुरू करी थी और सर मेरे जो नोट्स हुँ, हैं, जो मतलब सब्जेक्ट्स मैंने आपने एक सीक्वेंस बता रखा था किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। तो उसी सीक्वेंस में मैंने हुँ, स्टार्ट करा था, मेरे नोट्स वही वाले हैं आज भी। एक्सर्जी के नोट्स हुँ, जो मेरे वाले जो आपने नोट्स बनाए थे वीडियो कोर्सेज़ वाले, हुँ, तो वही नोट्स मेरे हुँ, आज भी हैं। तो सर मैंने वैसे पढ़ा, 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 पर सर वहाँ पे भी फिर यही हुआ था कि फिर दिसंबर में ऐसा हुआ था कि कॉलेज वालों ने वापस बुला लिया था हमें, कि अब तुम सेमेस्टर देने आ जाओ, हुँ, कॉलेज खुलने शुरू हो गए थे। तो कोविड के बाद। जी सर, कोविड के बाद। हुँ, हुँ, तो हुँ, सर वहाँ पे मेरे को लगा कि वो एक डिसीज़न मेरा थोड़ा गलत हो गया कि मैंने कॉलेज वापस जाने का डिसाइड कर लिया कि मैं पेपर दूँगा। तो उससे मेरा दिसंबर और जो जनवरी वाला महीना जो मेन जो पार्ट होता है प्रिपरेशन का, वो ओह! खराब हो गया। तो सर मैं कहूँगा मेरी प्रिपरेशन हुँ, ऐसी थी कि 80% थी, बट फिर प्लस मैंने एक गलत डिसीज़न ले लिया कि मेरे को कॉलेज वापस जाना है। उस चक्कर में लास्ट का जो फाइनल जो 2 महीने अच्छे होते हैं, उसमें भी मेरी प्रिपरेशन खराब हुई। तो सर उस चक्कर में मेरा पेपर खराब ही चले गया फिर ये हुँ, 2022 वाला। तो सर उसमें मेरे मार्क्स आए थे 45 के 45.97 मार्क्स आए थे और मेरी रैंक बनी थी 3800। बट ये था कि मेरे को हुँ। क्लैरिटी आ गई थी सब्जेक्ट की, बस ये हुआ कि डिसीज़न खराब हुआ और सिनेरियो इस तरीके से बना कि मैं अपना दे ही नहीं पाया उस पेपर में अच्छे से। बिल्कुल, स्पेशली लास्ट के जो 2 मंथ होते हैं, वो ऐसे ठीक है कि कॉन्सेप्ट वाइज़ आप बहुत आगे नहीं बढ़ते हो, लेकिन टेम्परामेंट जो होता है एग्ज़ाम का और एफएलटीज़ आप देते हो, टेस्ट देते हो, उससे जो हैबिट बनती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है गेट में। जी, सर। और स्पेशली गेट 2022 के क्वेश्चंस भी ऐसे आए थे कि अगर लास्ट के 2 महीने आपने अपनी एग्ज़ाम राइटिंग स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, डिफ़िकल्ट पेपर आए तो क्या करना है, तो डेफ़िनिटली आप एग्ज़ाम में शायद थोड़े-से सिली मिस्टेक ज़्यादा कर दोगे। यस, तो सर। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऐड करना चाहूँगा। बहुत जी, से स्टूडेंट्स मैक्सिमम लोग ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं गेट के लिए आज की डेट में। जो वीडियोज़ देख रहे हैं उससे जो नोट्स बना रहे हैं, वो जी, प्रोसेस कैसा होना चाहिए? वो बहुत क्लैरिटी उनको नहीं रहती है कि क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए। इवन जैसे फैकल्टी ने बताया कि ये चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखो, तो किसी को लगता है नहीं इतने ज़्यादा लिखने की नीड नहीं है, कुछ-कुछ चीज़ें ही लिख लेते हैं। किसी को लगता है नहीं मैं मेरे को मुझे तो और लिखना है इसमें। तो बेसिकली वो जो पूरा प्रोसेस है, उसके लिए स्टूडेंट्स को गाइड करो कि वो कैसे नोट्स बनाएँ वीडियो लेक्चर्स देखते हुए। तो सर मेरा ऐसा रहता था कि मैं वीडियोज़ देखते वक़्त तो कोई नोट्स बनाता नहीं था। सर बस मेरा उस समय एक रफ़ कॉपी में चलता रहता था, जो आप पढ़ा रहे हो मैं बस समझता रहता था कि हाँ, ठीक है ये चीज़ होती है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। मैं ऐसा समझता रहता था, मैं साइड बाय साइड नोट्स नहीं बनाता था। फिर सर जब लेक्चर पूरा हो जाता था, फिर मुझे पता रहता था कि हाँ, मैंने इसमें क्या पढ़ा है, शॉर्ट में। हुँ, मैंने इसमें क्या हुँ, चीज़ मैंने समझी है। क्योंकि सर हमें पता होता है कि हमें क्या समझना है। कुछ एक्स्ट्रा नोट्स को शॉर्ट ही रखो तो सही रहता है, वो बाद में काम आता है। तो यही पैटर्न रहता था सर मेरा, मैं पहले पढ़ते वक़्त रफ कॉपी में समझता रहता था बस, ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि मैं समझ जाऊँ, जो सर समझाना चाह रहे हैं और क्वेश्चन-वोश्चन हुँ, अच्छे से कर लेता था। और फिर सर मैं उसके बाद क्या करता था, फिर कॉपी में बनाता था शॉर्ट में ज कि मैंने क्या समझा। तो उससे मेरे न नोट्स थोड़े शॉर्ट रहे, मैंने ऐसे कभी नहीं बनाया कि जो-जो सर लिखा रहे हैं पूरा वो लिखता रहूँ। वे उस अप्रोच से नहीं गया सर मैं। मुझे जो हुँ, जो स मेरे को समझना था और जो मुझे पता था कि हाँ, ये मैं अगर देखूँगा, तो मेरे को पूरा ये चीज़ रिवाइज़ हो जाएगी अच्छे से, शॉर्ट में। अपने हिसाब से लाइन हुँ, लिखता था मैं हुँ, हिंदी वगैरह में भी, कि ऐसा-ऐसा होता है। हुँ, तो उससे फिर बहुत ऐसे बढ़िया। बना। काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है एक मिसाल ने, कि आप सबसे पहले समझने पे फ़ोकस रखिए, ना कि बस उसको कैसे लिखूँ मैं या कैसे नोट्स बनाऊँ उसमें, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ का आपके दिमाग में घुसना है, ना कि चीज़ का कॉपी में घुसना, है ना? एक बार दिमाग में घुस गई, उसके बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं, रफ नोट्स, उससे ही शॉर्ट नोट्स बना लिए। एकदम सही कहा, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, जो भी आपकी नेटिव लैंग्वेज है, मैं भी जब लिखता था अपने शॉर्ट नोट्स, अभी भी हैं क्योंकि मेरे पास बीच-बीच में देखता हूँ, उसमें मैंने हिंदी, इंग्लिश सब मिक्स किया हुआ है पूरा। तो जो यस भी सर। आप जिसमें भी कन्वीनिएंट है, शॉर्ट से शॉर्ट उसको आप बनाइए और फिर रिवीजन के लिए भी शायद वही शॉर्ट नोट्स का ही यूज़ करते थे एक मिशन। अ, सर क्योंकि अब मैं बताता हूँ कि अगर हम इस स्ट्रैटेजी से भी जाएँ ना सर, तो नोट्स बड़े ही हो जाते हैं क्योंकि हर लेक्चर का हमें लिखना होगा। हर लेक्चर में जो-जो हमने समझा वो लिखना होगा। तो सर मैंने क्या करा था कि कुछ सब्जेक्ट्स के जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए और हुँ, बाकी सब्जेक्ट जो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनमें तो सर मैंने क्या करा था, मैंने हाइलाइटर से मार्क कर दिया था, शॉर्ट नोट्स के बनाने की बजाय कि बस मेरे को ये पॉइंट्स देखने हैं। हाइलाइटर से मैंने मार्क ओके। कर दिया था
पर जैसे कुछ सब्जेक्ट जो छोटे होते हैं, उनमें सर मैंने और छोटी शीट्स बनानी शुरू कर दी थी। उससे फिर सर जैसे थोड़ा इसमें डिटेल में जाके सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अगर कुछ बताना चाहते हो तो बताओ? ठीक है सर। सर जैसे सॉम है, तो सर हुँ, सॉम में भी हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो नोट्स की मेरी कॉपी ही बन रखी थी एक तरीके से आधी कॉपी, जो नॉर्मल आती है कॉपी, उसकी आधी हुँ, कॉपी मेरी नोट्स बन रखी थी। तो उससे ये हो रहा था सर कि जब मैं हुँ, रिवीजन कर रहा था ना, तो मेरे एटलीस्ट मेरे को 2 घंटा देना पड़ रहा था, 2 ढाई घंटे में मेरा रिवीजन पूरा होता था। तो सर वो इनिशियली तो अच्छा लग हुँ, रहा था, लेकिन बाद-बाद में जब दिसंबर वगैरह आने लगा तो वो इरिटेटिंग सा हो गया था कि यार 2-2 ढाई-ढाई घंटे जा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट के रिवीजन में। तो उस चीज़ से हुँ, बचने के लिए मैंने क्या करा था, मैं रिड्यूस कर दिया मैंने कि जैसे चैप्टर हमारे अगर मान लो अज़्यूम करो कि 14-15 चैप्टर्स हैं, तो मैंने सिर्फ़ 14 हुँ, पेजेज़ के नोट्स बना दिए। पहले पेज में सिर्फ़ उसके नोट्स ही मतलब वो फ़ॉर्मूलेज़ होंगे सिर्फ़, क्रिस्प में। हुँ, डिटेल में देखना है तो कॉपी हुँ, में देखो। मेन जो फ़ॉर्मूले हैं, वो मैंने सिर्फ़ पेज में लिख दिए थे ऐसे। तो 14 पन्नों की एक मेरी सॉम की शीट बन गई थी। ऐसा था। तो कुछ जैसे सॉम हो गया, ये हो गया। पर सर जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, वो बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है। हुँ, उसको मैं छोटे पन्नों में ला हुँ, नहीं सकता और प्लस उसमें हर बार डिटेल में देखना ज़रूरी भी होता था। उसमें क्योंकि सिर्फ़ फ़ॉर्मूले हुँ, देखूँगा तो समझ नहीं आएगा। तो उसमें मैंने ऐसा करा था। हुँ, फ़ॉर्मूले तो मतलब उनका कॉन्टेक्स्ट समझना ज़रूरी है फ़ॉर्मूले का, जितने जी भी सर। उसमें फ़ॉर्मूले हैं, ऐसे तो केवल फ़ॉर्मूले लिख के कोई मतलब नहीं है हाँ फ्लूइड जी में। सर, वही। हुँ, तो उसमें मैंने ये करा था, उसमें कॉपी में ही मैंने हाइलाइटर से मार्क करना शुरू कर दिया था कि जब मेरे को जल्दी में देखना होगा, मैं सिर्फ़ हाइलाइटेड वो देखूँगा। जैसे फ़ॉर्मूले हो गया, कोई कॉन्सेप्ट मैंने लिखा हुआ है समझ गया, कि ऐसा-ऐसा, वो सिर्फ़ मैं फिर मैं जल्दी-जल्दी हाइलाइटेड वो देखता था। तो ऐसे में मैंने शॉर्ट नोट्स समझ वो गया। बना दिए थे कि कुछ सब्जेक्ट्स के शीट में और कुछ सब्जेक्ट जो बड़े हैं उनके हाइलाइटेड में, कॉपी में ही। तो ऐसे-ऐसे हाइलाइटेड में। यस सर। बहुत स्मार्ट अप्रोच है इसमें बेसिकली आपको क्लियर रहना चाहिए आप रिवीजन क्यों कर रहे हो। आपके लिए टाइम सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है रिवीजन में। अभी जैसे मैं देखता हूँ कि 10-10 घंटे यूट्यूब पे एक ही सब्जेक्ट का रिवीजन चलता रहता है। तो मुझे सच में लगता है कि ये तो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरीके से। जो यूट्यूब में वीडियोज़ में 10-10 घंटे में एक सब्जेक्ट रिवाइज़ होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो मुझे जी, ऐसा लगता है कि उन चीज़ों से बच के आप अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, फ़ॉर्मूला शीट्स है 10 घंटे में तो आई थिंक आप आधा मैकेनिकल ऑलमोस्ट 3/4 मैकेनिकल रिवाइज़ कर सकते हो। तो यस सर। वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो फाइनल अटेम्प्ट रहा, उसमें क्या इम्प्रूव किया अपनी अप्रोच में एक मिसाल तुमने, जो कि तुम्हें लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए? ओके सर। तो सर मेरा मेन ये था कि अगर मैं बोलूँ ना तो सर मेरा अ, जब मैंने फाइनल ईयर जब मेरा हो गया था, सेकंड अटेम्प्ट पूरा हो गया था, सर मैं कहूँगा मेरे को 80% थ्योरेटिकल नॉलेज था। मतलब मेरे को ऐसा नहीं था हुँ। कि कोई कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ रखा है। दिक्कत वहाँ पर आई, क्यों मैं पूरा नहीं दे पाया सर, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ नहीं दे रखी थी, एक भी नहीं दी थी सर मैंने। मैंने मॉक टेस्ट एक भी नहीं ओह! दे रखा था, ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, ना सेकंड अटेम्प्ट में। और सेकंड अटेम्प्ट में सर मैंने थोड़ी-सी सब्जेक्ट वो टॉपिक वाइज़ टॉपिक टेस्ट वगैरह टेस्ट, दी थी। जी सर। पर सर मैंने दोनों अटेम्प्ट में एक भी वो नहीं दे रखा था कभी एफएलटी वगैरह, फुल लेंथ क्योंकि टेस्ट, मुझे हुँ, पता नहीं क्यों नीड नहीं लगती थी। मेरे को लगता था बस अगर थ्योरेटिकली हम क्लियर हैं, तो सब हो जाएगा। बट सर यही चीज़ मेरे को फिर रियलाइज़ हो गई थी अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद जब मेरा खराब गया था। क्योंकि सर जब मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था, मुझे पेपर देते वक़्त एक्चुअली लग रहा था कि मेरा पेपर बहुत अच्छा जा रहा है, कि जो मैं कर रहा हूँ सब हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, अच्छा जा रहा है पेपर बहुत। इस बार अच्छा जाएगा पेपर। पर सर जैसे ही पेपर खत्म हुआ, मैं देखता हूँ मेरे टोटल क्वेश्चन्स अटेम्प्टेड है 39 सिर्फ़। सिर्फ़ 39 ही क्वेश्चन्स मैंने अटेम्प्ट कर रखे थे। तो सर वहाँ पे मेरे को लग गया था कि मेरा ना स्पीड का सबसे बड़ा इश्यू है। ये नहीं था कि कुछ मेरे को हुँ, नया पढ़ना है, ये पढ़ना है। तो सर फिर वहाँ से मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, मेरे को इस साल टेस्ट सीरीज़ अच्छे से देनी है। दूँगा मतलब मैं, टाइम मैनेजमेंट मेरा बहुत बड़ा इश्यू बन के रह रखा था। थ्योरेटिकली मेरे को राइट, सब था, मेरी स्पीड स्लो थी, इस चक्कर में मेरा टाइम मैनेजमेंट खराब होता था। तो सर इस साल मैंने थ्योरेटिकली मेरा बहुत ही कम वो रहा था। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड अटेम्प्ट तक मेरा 80% क्लियर हो ही गया था थ्योरेटिकली। बस हुँ, कुछ एक और हुँ, एक आध चीज़ें होती थी जो मेरी बची हुई थी, तो वो मैंने जल्दी से पढ़ लिया था। उसके बाद सर मेरा पूरा ध्यान फिर टेस्ट वगैरह में आ गया था कि मेरे को टेस्ट देने हैं। तो इस बार सर मैंने हुँ, पूरे अच्छे से टेस्ट वगैरह कंप्लीट करे थे, अपने टेस्ट दिए थे। और सर फिर मैंने एक अपनी ना टेस्ट देते वक़्त एक स्ट्रैटेजी भी बना ली थी कि किस तरीके से मेरे को टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। बिल्कुल। जी सर, तो उस वज़ह से मेरा इस बार टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहा और सर वो क्या तो स्ट्रैटेजी थी तुम शेयर करो, क्या पता कुछ स्टूडेंट्स इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना चाहें उसको? ओके सर। तो सर जैसे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं कभी मतलब मेरा ये था कि हमेशा, क्योंकि मैंने 2 अटेम्प्ट दे ही रखे थे, मेरे को पता चल गया हुँ, था कि बुकलेट कैसी मिलती हो। तो वो ए4 शीट के आप 10 पन्ने लो, उसको फ़ोल्ड कर दो, काट दो और स्टेपल कर दो, तो वैसी बुकलेट बन जाएगी वो। तो मैंने वैसी ही बना दी थी। अराउंड 30-40 बुकलेट्स शुरू से बना ही? दी थी मैंने।
जी सर, कि मैं इन्हीं में टेस्ट दूँगा जब भी दूँगा, चाहे सब्जेक्ट वाइज़ हो, टॉपिक तब बहुत आदत बढ़िया। हो जाती है कि हाँ, इतने स्पेस में मैनेज करना है सब। ठीक है सर, तो उसमें स्ट्रैटेजी मैंने ये बनाई थी कि हर उसमें बुकलेट के पहले पन्ने में मैं कॉलम्स बनाता था, कि सबसे पहला हुँ, कॉलम ईज़ी, सेकंड कॉलम लॉन्ग, थर्ड कॉलम डाउट, फोर्थ कॉलम नॉट हुँ, रेड, ये मैंने पढ़ा ही नहीं है और फिफ्थ कॉलम नॉट नोन कि ये मेरे को आते ही नहीं। तो अच्छा। सर उससे मैं क्या करता था कि जैसे मैं पहले क्वेश्चन में गया, हुँ, तो मेरे को लगा कि मैंने पढ़ा, मेरे को देख के पता चल गया कि हाँ, ये हो जाएगा 1 मिनट में, फटाक कर दिया उसे। सर फिर मैं सेकंड क्वेश्चन में गया, मुझे पता है ये मुझे आता है, कि हुँ, आता है पर इसमें लग जाएगा 2 कैलकुलेशंस बहुत है इसमें, कैलकुलेशन है। तो इसको हुँ, मैंने डाल दिया लॉन्ग वाली कैटेगरी में, कि हाँ, ये मेरे को आता है बट हुँ, इसमें टाइम लगने वाला है, इसको मैंने अटेम्प्ट नहीं करा अभी। फिर कुछ ऐसे ही था कि हाँ, ये मुझे आता है बट इसमें हाँ, 2 मिनट से ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट हुँ, लगेगा टाइम। उसको मैंने ईज़ी वाली में डाल दिया। फिर हुँ, कुछ ऐसे थे सर बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि हमने पढ़ा, बट हमें धुंधला-धुंधला पता होता है कि हाँ, यार थोड़ा सोचूँगा, ऐसे-ऐसे करूँगा तो हो जाएगा शायद, तो उनको मैं डाउट वाली कैटेगरी में डालता था। कि ठीक हाँ, है। ये हो सकते नहीं भी हो सकते थे। फिर कुछ बहुत ही हुँ, बड़े क्वेश्चन होते थे सर, जिनमें पढ़ने में उनको मैं नॉट रेड में कि इसको मैं पढ़ ही नहीं रहा अभी। और फिर समझ सर गया। कुछ क्वेश्चन पढ़ के ऐसे होते हैं जो हमें देख के पता चल जाता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा ही नहीं है। तो वो हुँ, बहुत ज़रूरी है सर मेरे लिए क्योंकि मैं उनमें टाइम खराब नहीं करना चाह रहा था अपना, कि ऐसा ना हो कि जो मेरे बिल्कुल। को पता नहीं आता मैं उसमें टाइम देना ही नहीं चाह रहा था। तो उनको मैं नॉट नोन वाली हुँ, कैटेगरी में डालता था। तो ऐसे हुँ, करते-करते पूरा 90 मिनट्स तक मेरा क्वेश्चन पेपर पूरा अटेम्प्ट हो जाता था और उसके बाद मेरे फर्स्ट पेज में पूरी समरी रहती थी, ईज़ी और लॉन्ग वाली। वो मेरे को पता था श्योर शॉट मुझे आते हैं। तो एक हुँ। कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ रखा है और ये मुझे आते भी हैं। तो उनको मैं फटाक से फिर पूरा अटेम्प्ट करता था, ईज़ी लॉन्ग वाले। एक मिसाल का इंटरनेट एक्चुअली इंटरप्ट हो गया था, तो फिर से हम रिज़्यूम कर रहे हैं, उसी पॉइंट से एक मिसाल जिस पे तुम बता रहे थे स्टूडेंट्स को, कि फर्स्ट पेज में समरी आ गई सारी की सारी, जी सर। जिसमें कि क्या-क्या क्वेश्चन है, ईज़ी हैं, कौन से डाउटफुल हैं। बट इसमें मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हुँ, स्टार्टिंग के 90 मिनट्स इसमें लगे, उन 90 मिनट्स में क्या और जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन थे, वो तो तुमने सॉल्व कर लिए ना? कि कोई भी यस क्वेश्चन सर। सॉल्व नहीं हुआ 90 मिनट्स तक? नहीं सर, सर उन 90 मिनट्स में मैंने वो सारे क्वेश्चन्स अटेम्प्ट कर लिए जो 2 मिनट के अंदर हो सकते थे। सारे जो गॉट जो इट। मतलब जो ऐसा होता है ना सर कि कुछ क्वेश्चन्स देखकर ही हो जाते हैं या फिर बहुत कम टाइम हमें पता होता है बहुत कम टाइम लगता है उनमें। जो डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो मैं करते हुए चलता था कि मेरे ये हुँ। वाले क्वेश्चन्स हो जाए प्लस मुझे आइडिया लग जाए कि कौन-कौन से क्वेश्चन्स मैं कर सकता हूँ ईज़ी लॉन्ग वाले में और किस-किस में टाइम देना है कितना। तो सर ये था अप्रोच। समझ गया, समझ गया। ठीक है, तो 90 मिनट्स जा चुके हैं, 90 मिनट्स में ईज़ी जो क्वेश्चन डूएबल हो गए हैं और जी। बाकी जो नहीं हुए हैं, उनकी समरी तुम्हारे पास है कि कौन-सा उसमें से नॉट रेड है, कौन-सा डाउटफुल है, कौन-सा ईज़ी है। जी अब सर। आगे चलते हैं, फिर उसके बाद सर और एक लॉन्ग वाला भी है, 5 सेक्शंस थे ईज़ी ठीक है। फिर मतलब हुँ, लॉन्ग मतलब ईज़ी है, सॉल्वेबल है प्लस लॉन्ग है, फिर डाउट, नॉट रेड, नॉट हुँ, नोन। उसके बाद सर इसमें भी सबसे पहले ईज़ी वाला, कि जो हाँ, जो ठीक है। शॉर्ट होते हैं, उनको सर पूरा अटेम्प्ट कर दिया। उसके बाद लॉन्ग वाले में गए। हुँ, जैसे सर अगर हुँ, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ भी बात करूँ, तो लॉन्ग में सर मैं उनको डालता था जनरली। जैसे सर हमारे हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन हो गए बायोट नंबर वाले, वो जनरली बहुत कैलकुलेशंस इन्वॉल्वड होती है उनमें। सेकंडली सर हमारे फिर इंडस्ट्रियल में जो हमारा टेबल वाले क्वेश्चन्स होते थे, उनमें सर बहुत टाइम जाता था, सीपीएम पर्ट हुँ, वगैरह के, हुँ, उसमें कैलकुलेशंस बहुत होते हुँ, तो हुँ, इनको मैं हुँ, जनरली मेरे को पता था ये हो जाते हैं, बट टाइम लगता है। तो इनको मैं ऐसे में इन लॉन्ग में डालता था। अब सर आते हुँ, हैं फिर जब ईज़ी लॉन्ग वाले पूरे हो गए, तो ये रहता था कि हाँ, जितना मेरे को आता है ना, वो पूरा अटेम्प्ट हो चुका है। अब कोई वो नहीं बचा, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचा कि जो मेरे को आता होगा वो मैं फिर मैं डाउट वाले केसेज़ में जाता था, कि डाउट वाले केसेज़ में कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे जो हो जाते थे और कुछ नहीं होते थे। तो सर इस सीक्वेंस वाइज़ में हमने पूरा पेपर को इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि पहले जो जल्दी हो सकते थे, फिर जिनमें टाइम लगा, फिर जिनमें और टाइम लगा, प्लस मैंने फिर इसमें वाले भी अटेम्प्ट कर लिए जिनमें मुझे डाउट था। तो सर टाइम हुँ, मैनेजमेंट इस हुँ। तरीके से मेरा अच्छा गया और बस सर बस ऐसे में फिर पूरा हो गया। नॉट नोन वाले में फिर मैं जाता ही नहीं था कभी। वो मैं एक बार डिसाइड करता था कि ये आता है कि नहीं आता। बहुत ही मैं तो बोलूँगा बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है। मैंने जी सर। ये तो इससे पहले देखा है टॉपर्स को ट्राई करते कि एक बार गो थ्रू कर लिया, ईज़ी-ईज़ी कर लिए, बट बाकी के क्वेश्चंस जो नहीं हुए उनको ऐसे टैब्यूलर डिवीज़न करना, ये तो काफ़ी मैं बोलूँगा यूनिक स्ट्रैटेजी है जो मैंने सुनी है और आई एम श्योर कि इसकी प्रैक्टिस भी तुमने की होगी, यस सर। काफ़ी टेस्ट्स में। कब से ऑलमोस्ट ये इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना और टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था? तो सर मेरा पहला जो फुल लेंथ टेस्ट था वो एक्सर्जिक का ही था क्योंकि एक्सर्जिक ने ही सबसे पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 दिसंबर को पहला ऑल इंडिया मॉक टेस्ट था। हुँ,
तो सर हाँ। वहाँ से फिर मतलब ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट वो मेरा पहला था। तो सर वहीं से मतलब मैंने मेरा ये डिसाइड हो गया था कि वहीं से मेरे को इम्प्लीमेंट करना शुरू करना है। उसके हम्म। बाद से मैंने जितने टेस्ट दिए थे, उसमें सर मैं यही कर रहा था और मैं देख रहा था सर कि इम्प्रूव हो रहा है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव होता जा रहा है और प्लस सर कि अगर जब इस फॉर्म में जाऊँ ना तो इनिशियली डाउट हो रहा था कि कौन से क्वेश्चन को किस में डालूँ? कौन से क्वेश्चन को किस में डालूँ? तो इतनी हम्म। प्रैक्टिस के बाद क्लियर हो गया था कि हाँ, ये इस वाले उसमें जाएगा। इसको मैं लॉन्ग में डालूँगा, इसमें टाइम लगने वाला है। तो सर काफ़ी प्रैक्टिस के बाद क्लैरिटी आई थी कि क्वेश्चन को किस तरीके से वो करना है, किस वाले उसमें डालना है बिल्कुल। टेबल। क्योंकि प्रैक्टिस के बाद। मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स इसमें एक और जगह फंसते हैं, जब उनको बताया जाता है कि आप ये क्वेश्चन देख लो, अगर इजी है तो कर लो, डिफिकल्ट है तो बात के लिए रख लो, कि सर इसमें बहुत टाइम लग जाता है, जज करने में बहुत टाइम लग जाता है, कि पढ़ते हैं सोचते हैं तो लगता है 2 मिनट खत्म हो गए क्वेश्चन में। तो ये प्रोसेस जो है ये फास्ट प्रैक्टिस के साथ होगा, है जी, कि नहीं? जी विद सर। प्रैक्टिस आपको पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। शुरुआत में तो कोई भी चीज मुश्किल होती ही है, तभी तो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। वो शुरू में मुश्किल लगेगा, धीरे धीरे वो आपके लिए इजी होता जाएगा वो पूरा प्रोसेस, है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसमें जो भी टेस्ट अटेम्प्ट होता था, उसके एनालिसिस को तुम कैसे अप्रोच करते थे? क्योंकि ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कहाँ मिस्टेक्स हुई, क्या लर्निंग लेनी चाहिए, वो कैसे अप्रोच होता था? तो सर मैं ये कहूँगा कि मैंने मतलब मेरा टेस्ट का एनालिसिस ऐसा रहता था। सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता था कि जैसे ही टेस्ट खत्म होता है और जब मेरा एनालिसिस कंप्लीट होता है, तो फ्यूचर में कभी भी उस टेस्ट से कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो मेरा सही होगा हमेशा। मैं इस डिटेल लेवल में एनालिसिस करता था। तो अब एनालिसिस में भी सर मैंने बाँटा हुआ था। मैं कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे जो मुझे आते ही नहीं थे, कॉन्सेप्चुअली नहीं हम्म। आते थे। तो सर उनमें मैं बहुत घुस के करता था कि हम्म। क्यों मेरे को नहीं आए, कहाँ पे शायद कोई कॉन्सेप्ट की कमी हो रही है या फिर कोई शायद मैंने कॉन्सेप्ट गलत तरीके से सीखा हुआ है। तो सर उनमें मैं उस हम्म। तरीके से पूरा डिटेल वे में करता था उनको खासकर जो मुझे नहीं आए। फिर सर फिर कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते थे जो मुझे आते थे बट मैं सिली मिस्टेक्स हम्म। करता था। तो सर कितनी हाँ। भी कैसी भी लेवल की सिली मिस्टेक हो मैं लिख देता था उसे, ताकि अगली बार मुझे याद रहे कि हाँ, ऐसी वाली मिस्टेक भी होती है। तो कहाँ पे लिखते थे ये? सर ये इसकी मैंने एक अलग बुकलेट बना रखी थी पीछे। हर सब्जेक्ट में मैंने जिस हम्म। तरीके की सिली मिस्टेक्स होती हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हम्म। वाइज़ सर। अब प्रोडक्शन में अलग लेवल की हम्म। मतलब अलग टाइप की मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही थी। यूनिट्स की उसमें बहुत हम्म। ज़्यादा मिस्टेक्स होती थी मेरी हम्म। प्रोडक्शन में। फिर सर इसमें सॉम और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह में मेरी अलग टाइप की मिस्टेक्स हो रही थी। हम्म। थर्मोडायनामिक्स में हम्म। अलग टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। हम डिग्री सेल्सियस, केल्विन इन सब में बहुत कैल तो मैंने सब्जेक्ट वाइज़ अपनी मिस्टेक्स लिख रखी थी, कि इस सब्जेक्ट में ठीक है। इस टाइप की मिस्टेक्स बहुत फ्रीक्वेंट हो रही है मेरी। तो उसका बिल्कुल। मैं एनालिसिस उस तरीके से करता था। फिर सर जो क्वेश्चन्स मेरे सही हुए हुए रहते थे, उनको भी मैं देखता था दोबारा, हम्म। कि इसमें यार ये सही तो हो गया बट इसमें मैंने 5 मिनट लगा दिया था। अब इसको मैं अगली बार अगर हम्म। ये क्वेश्चन आया, तो मेरे को किस तरीके से करना है कि मेरा टाइम शॉर्टेज मतलब टाइम और कम हुए। तो सर इस तरीके से मैं कहूँगा कि मेरा अच्छा खासा टाइम जाता था एनालिसिस में, बट सर वो मुझे अब लग रहा है कि वो अच्छा ही था। मैं बहुत डिटेल वे में करता था एनालिसिस, तो उससे फिर रिज़ल्ट ये मिलता था कि मैं कॉन्सेप्चुअली और क्लियर होता था, मुझे अपनी और मिस्टेक्स का पता चलता था और प्लस जो मुझे आता है, उसमें मैं टाइम अपना शॉर्ट कर देता था। तो ये रिज़ल्ट रहता था सर, सही इस तरीके अप्रोच से है, मैं एनालिसिस काफी करता था। सही अप्रोच है। क्योंकि देखो, स्टूडेंट्स जो है वो केवल अगर जो मार्क्स को देखते हैं टेस्ट में, तो फिर वो उन्हीं पे ही फोकस करेंगे जहां नंबर कट गए। लेकिन जहां आप नंबर ला रहे हो वहां पे भी, जैसा एक मिशल ने बोला, कि अगर आपका इंप्रूवमेंट का माइंडसेट है, तो आप उन क्वेश्चन को भी देखोगे जो आपने सही किया, कि भाई चलो, एक्यूरेसी के टर्म्स में तो मैं सही हूं, बट क्या स्पीड के टर्म्स में मैं इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ? कहाँ कर हुँ, सकता हूँ इंप्रूव? वो लर्निंग लिख ली। तो आपका माइंडसेट जो है वो बहुत जरूरी है टेस्ट को लेके, कि आप हमेशा कहाँ मैं इंप्रूव करूं, छोटी से छोटी चीज भी आप पकड़ो एनालिसिस में और उसको नेक्स्ट टेस्ट से इंप्लीमेंट करो। इसमें एक मिसाल, जो रिवीजन का शेड्यूल है वो कैसा रखते थे, स्पेशली लास्ट के 3-4 मंथ्स में? किस स्पीड में, किस साइकिल में रिवीजन करते थे? ओके सर। सर पहले तो मैं ये बता दूँ कि मेरे लिए पर्सनली रिवीज़न बहुत ही बोरिंग होता था सर। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं होता था कि रिवीजन करने का मन है। बहुत सर वो मेरे लिए बहुत वो वैसा पार्ट होता था डिफ़िकल्ट। इसलिए सर मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे को बड़े-बड़े नोट्स वो बार-बार रिवाइज़ करने में बहुत टाइम लग रहा था। तो उस चीज़ से बचने हम्म। के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। अब सर अब जो लास्ट के 2 महीने होते हैं, उसमें सर मैंने अपने सब्जेक्ट्स को 4 फ्रेम्स में बाँट दिया था। मतलब 4 सेक्शंस में बाँट दिया था। जैसे पहला हो गया मैकेनिक्स में, तो उसमें बेसिक से मैं हम्म। हमेशा स्टार्ट करता था। सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का रिवीजन करा पूरा अच्छे से। फिर सॉम का करा, फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स का करा और फिर मशीन डिज़ाइन का करा। तो मैंने ऐसे 4 सेक्शन बाँट रखे थे, एक मैकेनिक्स वाला, फिर एक हम्म।
पहले मैकेनिक्स फिर थर्मल वाली जिसमें मेरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स था, एप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स था और हीट ट्रांसफर था। मतलब मैं जब भी करता था फिर मैं इन पूरे सबका साथ में करता था, एक-एक सब्जेक्ट नहीं करता था मैं। समझ मैकेनिक्स हो गया, थर्मल हो गया और फिर सर एक एक में प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल था। इंडस्ट्रियल। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है? प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। फिर एक में सर फ्लूइड मैकेनिक्स, मैथ्स और एप्टीट्यूड। तो सर मैंने इस तरीके से अपने कम्फर्ट के हिसाब से बाँट रखा था कि हाँ, मैं कम्फर्टेबल होता हूँ जब मैं इन ऐसे में करता हूँ, ऐसे सेक्शंस में करता हूँ। तो सर मैं 1 हम्म। दिन पकड़ता था, लास्ट के 2 महीने की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली। हाँ हाँ। तो वही 4 दिन की साइकिल बनती थी। हर एक दिन का एक सब्जेक्ट का रिवीजन होता था। प्लस उससे रिलेटेड मैंने जो प्रीवियस अपने टेस्ट दिए हैं, मैं उनसे गो थ्रू करता था। जो-जो मैंने टेस्ट दिए, प्रीवियस टेस्ट जो दिए उनकी मिस्टेक्स देखता था। फिर सर कॉपी में जो-जो मैंने मिस्टेक्स लिखी हैं उन सब्जेक्ट्स की, वो देखता था। फिर सर कुछ अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन्स होते हैं, जो हमें टेस्ट सीरीज़ के दौरान मिलते हैं। तो उनको मैं क्या करता था बुक मार्क भी करता था कुछ-कुछ क्वेश्चन्स और कुछ-कुछ तो लिख लेता था। वो जानबूझ के लिखता हम्म। था ताकि याद भी हो जाए, कि जितना मैं लिखूँ तो याद भी हम्म। होता रहे कि हाँ, ऐसे-ऐसे मैंने करा था। तो सर हम्म। ऐसा मेरा लास्ट के 2 महीने में पैटर्न था। 4-4 के ग्रुप में बाँटा हुआ था। हर दिन एक सब्जेक्ट पकड़ता था, पूरा रिवीजन करा उसका। उसके जो प्रीवियस हम्म। हमने जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन्स दिए वो देखे, हमने जो गलतियाँ करी है वो देखे और कुछ अगर नए क्वेश्चन्स अगर देखने का टाइम मिल रहा है तो वो भी देख लिए। समझ गया। अच्छा, इसमें से एक मिशल जो बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चंस जब सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं और जब उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो वो एक बहुत चैलेंजिंग उनके लिए फेस रहता है, क्योंकि उन्हें फेस करना होता है अपने फियर को और फेलियर दोनों को। एक तरीके से उन्हें पता होता है कि यार अगला टेस्ट भी लिखूंगा, मार्क्स नहीं आएंगे, फिर भी लिखना है उसको, फिर भी वो हिम्मत जुटानी है कि चलो आई विल बी एबल, आई एम रेडी टू फेस वो सिचुएशन। उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहोगे, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत से स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं। सर उन उन बहुत वालों कैटेगरी में सर मैं भी हूँ क्योंकि इनिशियली मेरे को भी ऐसे ही हो रहा था कि यार टेस्ट में जैसे मार्क्स वार्क्स क्योंकि सर इनिशियली नहीं आते जब हम कर रहे होते हैं वो ओवर दी जब हम बहुत सारे देते रहे तभी आते हैं। तो सर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, हम्म। हमें पहली बात तो वो उसी टेस्ट में ध्यान देना है, आगे आगे टेस्ट वेस्ट का नहीं सोचना कि आगे कितने मार्क्स आएँगे, कैसे आएँगे। ऑब्जेक्टिव ये रखना चाहिए कि हाँ, मैंने टेस्ट दे दिया। भले ही मेरे इसमें अच्छे हम्म। मार्क्स आए चाहे बेकार मार्क्स आए, बट आज के बाद अगर इस टेस्ट का कोई भी सवाल मेरे सामने आता है ना, तो वो मेरा सही होना चाहिए। को कैसा इसी टेस्ट से कोई भी सवाल अब मेरा गलत नहीं होना चाहिए। उस तरीके से उसका एनालिसिस करो और ऐसे ही सर टेस्ट देते रहो और एनालिसिस करते रहो, भले ही मार्क्स कितने कम आ रहे हैं, बट हम देखते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे मार्क्स अपने आप इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। ये सर मैंने पर्सनली खुद देखा है, मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, बट सर मैं यही था कि मैं यही देखता था कि मेरा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी मार्क्स आए हैं, इस टेस्ट से मैं जितना सीख सकता हूँ मैं सीखूँगा और सर फिर जो-जो लर्निंग्स थी वो मैं आगे अप्लाई करता रहा और ग्रेजुअली सर मार्क्स इम्प्रूव होते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि नहीं होते, होते ही हैं वो, क्योंकि हम सीखते जाते हैं। तो सर यही माइंडसेट होना चाहिए कि बिल्कुल। जो-जो तुम दे रहे हो उसको उसमें सही बेस्ट करो बात बस। है। ये जो आप माइंडसेट है, ये मैं फ्रीक्वेंटली बोलता भी हूँ कि भाई गलती करना ठीक है, बट गलती दोहराना पाप है। यस तो सर, अगर आपने गलती कर दी टेस्ट में, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन अब आप कसम खा लो कि ये मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब कोई नींद में भी मुझे उठा के बोलेगा ये टेस्ट दे दो, तो मैं बिना गलती के उस टेस्ट को करूंगा। वो आपको याद रहनी चाहिए कि गलतियां, बिल्कुल सर। तो क्यों नहीं होगी इंप्रूवमेंट? बिल्कुल होगी, क्योंकि आप इतने टेस्ट दोगे, इतने क्वेश्चंस दोगे, उसमें 50 तरीके की गलतियां करोगे, बट उन सबको सीखते रहोगे अगर, तो इम्प्रूवमेंट के अलावा और क्या होगा? इम्प्रूवमेंट ही तो यस होगी सर, फिर। तो ये बहुत एक ज़रूरी अप्रोच है। एक मिसाल, कन्वर्सेशन तो बहुत सही चल रही है और मेरा तो मन हो रहा है कि बस बात होते रहे और तुम टिप्स देते रहो स्टूडेंट्स को। तो यस सर। डेफिनिटली इस डिस्कशन को हम और कैरी ऑन करेंगे। जी जो सर। स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट करके बताएँ सकते हैं इसमें कि और क्या स्पेसिफिक चीज़ें जो एक मिसाल से उनको पूछनी है या जाननी है। लेकिन इस डिस्कशन को एंड करने से पहले क्या ऐसे कुछ फाइनल टिप्स हो गए जो तुम स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, क्योंकि तुमने कॉलेज के साथ भी प्रिपेयर किया है, कॉलेज के बाद भी प्रिपेयर किया है, या क्या ऐसी क्वालिटीज है जो तुम चाहते हो कि गेट एस्पिरेंट्स में होनी ही चाहिए? ओके सर, तो सर मेरी टिप तो यही रहेगी किसी भी को जो सिंसियरली प्रिपेयर करना चाह रहा है। फर्स्टली अ, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कोर्स आपका कंप्लीट ही हो जाए। कोर्स आप जितने जल्दी हो सके अच्छे से कंप्लीट करो। क्योंकि सर आधा कोर्स अगर रहेगा तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाओ कि हमारा कोर्स जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मेन फोकस ले आओ टेस्ट सीरीज़ में। सर टेस्ट सीरीज़ मेरे हिसाब से क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया 2 अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट सीरीज़ दी नहीं थी, तो मेरा रिज़ल्ट बेकार ही आया है। तो टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके टेस्ट सीरीज़ दो और बस ऐसे में फिर हम इम्प्रूव करते जाएँगे।
तो कोर्स जल्दी से कंप्लीट करो और जितनी हो सके मैक्स टू मैक्स टेस्ट सीरीज दो और अपने आप इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बिल्कुल, आप अपना जो फ़ोकस है जो अर्लियर अटेम्प्ट्स में रहता है कि नहीं सब कॉन्सेप्ट्स में समझ लूँगा तो मेरी रैंक अच्छी आ जाएगी, उससे शिफ्ट करके आप कोशिश करो मैं कॉन्सेप्ट्स को टाइम में बिफोर टाइम ही मैं समझ लूँ सारे, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो सकता है वो कर लूँ और फिर मैं डूब जाऊँ क्वेश्चंस में। यस क्वेश्चन सर। सॉल्व करूँ, टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करूँ क्योंकि जो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा, वो तब देखने मिलेगा जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे। बिल्कुल सर। तो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा एक मिसाल आई एम श्योर बहुत इतने सारे तुमने टिप्स दिए हैं मुझे लगता है स्टूडेंट्स को कि उसमें से अगर वो 50% भी इम्प्लीमेंट करेंगे उनको डेफिनेटली फायदा होगा स्पेशली जो टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजी एक मिशेल ने बताई उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि सब लोग कोशिश करो वही इम्प्लीमेंट कर दो मैं लेकिन उसको ये बोलूंगा कि आप देखो कि कितने तरीके हो सकते हैं स्ट्रेटेजी बनाने के तो आप भी एक्सप्लोर करो कि क्या स्ट्रेटेजी आपके लिए बेटर काम कर रही है और तरीके क्या आप अप्रोच लगा सकते हो उन 3 आवर्स को अप्रोच करने के लिए टेस्ट करो टेस्ट सीरीज दे देगी कि कौन सा आपके लिए बेहतर काम कर रहा है और अकॉर्डिंगली अपना बेस्ट से बेस्ट जो अटेम्प्ट है फिर वो देके आओ तो आई विश यू ऑल दी बेस्ट एक मिसाल आगे के फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।